दोस्तों नमस्कार। आज की कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम पहले के पाठों में संस्कृत सीखने की दृष्टि से या संस्कृत सीखने के क्रम में सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ चुके हैं, उनका उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं ध्वनियों का। और उसके बाद हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। और स्वर संधि के बाद फिर हम शब्द रूप किस प्रकार से बनते हैं वो पढ़ चुके हैं। तो एक वाक्य में कई पद आते हैं जिनमें जो पद तो शब्द रूपों से बनकर आएंगे, नाम अथवा विशेषण अथवा संज्ञा सर्वनाम विशेषण से होते हैं। उनका रूप किस प्रकार से बनता है, वो किस प्रकार से किन प्रत्ययों से मिलकर बनते हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं। अब हम ये शब्द रूप के प्रकरण में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसे अवश्य पहले पढ़ लें। और आपको शब्द रूप कुछ याद भी होने चाहिए, जो हमने कक्षा में जिनकी चर्चा की थी वो आपको आवश्यक रूप से याद होनी चाहिए। आपके पास कोई ना कोई एक संस्कृत के लिए रेफरेंस बुक भी जरूर रखनी चाहिए आपको, अगर आप संस्कृत के एक अच्छे विद्यार्थी हैं और रुचि है आपके संस्कृत में, तो ताकि आप उन्हें समय समय पर दोहरा सकें। फिर इसके बाद एक संस्कृत वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्रिया होती है। जैसे रामः रावणम बाणेन हतः, तो यहाँ पर मारना सबसे बड़ी क्रिया है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इस वाक्य में क्या संदेश है, वो क्रिया है, मारने वाली क्रिया, हतः। तो अब इसी को, यह रूप कैसे बनते हैं, इस वाक्य में आने वाले जो अन्य पद हैं वो धातु रूप, वो शब्द रूपों से आए हैं। और सुबंत प्रकरण में हम उनको पढ़ चुके हैं। किंतु अब इनके अलावा जैसे अमारयत शब्द आया, तो ये कहां से आया, कैसे बना है, हम इसको पढ़ेंगे। तो इसको हम क्रिया के तहत पढ़ते हैं। और संस्कृत में जैसे जो नाम थे, विशेषण थे, अव्यय थे, ये आए हुए थे दो प्रकारों से, व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न। अर्थात ये बना करके, तो बने किस प्रकार से, तीन प्रकार से बने हुए थे, कृत प्रत्यय लगाकर, तद्धित प्रत्यय लगाकर और समास लगा करके। तो तीन प्रकार से जो शब्द आए थे वो बने हुए शब्द आए थे। और इनके अलावा एक और प्रकार से शब्द आए थे जो रूढ़ अर्थ प्राप्त कर लेते हैं, यानी उनका प्रयोग किया जाने लगता है जिस अर्थ में वह वही उसी अर्थ में वो उसका नाम हो। जैसे जैसे एक पशु का नाम किसी ने सिंह कर दिया, एक पशु का नाम किसी ने श्रृगा श्रृगाल कर दिया, तो वह रूढ़ अर्थ में आ जाता है और उसको ही हम उस नाम से जानने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो आते हैं, यानी किसी का नाम होता है, किसी का वाचक होता है, तो वह भी इस प्रकार से आए हुए शब्द उसमें होते हैं, जिन्हें हम अव्युत्पन्न शब्द कहते हैं, जिनको बनाया नहीं गया है, यानी प्रत्यादि लगा करके बनाया नहीं गया, ये शब्द स्वतः ही प्रयोग में आने लग गए। तो ऐसे ही अब क्रिया कैसे आती है, तो क्रिया कुछ धातुएं होती हैं, धातुओं में प्रत्यय लगाए जाते हैं, तिंग प्रत्यय लगाए जाते हैं। हमने पद की क्या व्याख्या की थी हमने, अगर आपको याद हो तो, पद का था सुप तिगंतम पदम। तो जिनमें सुप प्रत्यय लगा होगा वह पद होगा, और जिनमें तिंग प्रत्यय लगा होगा वह भी पद होगा। तो सुप प्रत्यय लगा करके, जैसे राम में सुप प्रत्यय लग गया, रामः बन गया, ये पद बन गया, इसका वाक्य में हमने प्रयोग किया। रावण में सुप प्रत्यय लग गया, रावणम बन गया, इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया। बाण में लग गया सुप प्रत्यय, बाणेन बन गया, हमने प्रयोग किया। अब रामः रावणम बाणेन, अब मारयत शब्द जो है ये कैसे बना, तो इसको प्रयोग करने के लिए, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तिंग धातुओं पर जाते हैं। ठीक है, तो ये शब्द रूप जो धातु रूप है, क्रिया के रूप हैं, उनको धातु रूप कहते हैं। और ये बनते हैं तिंग प्रत्यय लगा करके। तो चलते हैं, तिंग प्रत्यय क्या होता है और धातुएं कौन कौन सी हैं, कितनी धातुएं होती हैं, हम इन सबको थोड़ा थोड़ा समझेंगे। और उदाहरण के रूप में हम कुछ शब्द रूप, कुछ धातु रूप आपको सजेस्ट करेंगे, जिनको आग्रह करूंगा आप इनको स्मरण कर लें। अगर आप संस्कृत के विषय में संस्कृत जानना चाहते हैं तो ये आपको कम से कम कुछ धातु रूप और कुछ शब्द रूप अवश्य पता होने चाहिए, उसके बाद ही फिर उनका प्रयोग संभव है। तो जैसे संस्कृत में
1850 करीब धातुएं हैं, लगभग 2000 धातुएं हैं, और जिनमें तिंग प्रत्यय लगा करके और कुछ अन्य प्रत्यय लगा करके भी यहाँ पर इनमें ये क्रियाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हस्त धातु में ती प्रत्यय लगा करके हसती शब्द बन गया, इसका अर्थ हो गया हंसता है। ठीक है, अच्छा, धातुओं के साथ कुछ और प्रत्यय लगा, कृत प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वो नाम बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो तिंग प्रत्यय लगेंगे तो क्रिया बनेगी, कृत प्रत्यय लग जाएगा यदि धातुओं में तो वो नाम बन जाएंगे, वो शब्द रूप बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि क्या है धातुएं और क्या है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, लकार, क्रिया, ये सब क्या होती हैं, इनको चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि धातु क्या होती है। तो एक मिनट, देखेंगे धातु, तो कर्ता जिस कर्म को करता है, कर्ता जिस कार्य को करता है उसको ही क्रिया कही जाती है। जैसे कोई जा रहा है तो जाना क्रिया है, खा रहा है खाना क्रिया है, पी रहा है पीना क्रिया है, खेल रहा है खेलना क्रिया है, पढ़ रहा है पढ़ना क्रिया है, आदि सब क्रियाएं होती हैं। धातु क्रिया का मूल शब्द होता है, धातु क्रिया का मूल शब्द होता है जिसमें कि बहुत सारे प्रत्यय, जिनमें कि प्रत्यय लगा करके और क्रिया शब्दों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, क्रिया के तो अब अर्थ समझ होंगे कि क्रिया के जो मूल होता है वो यानी क्रिया जो बनी होती है धातुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और ये प्रत्यय जो उनमें प्रत्यय लगा कर बनते हैं, और ये प्रत्यय आते कैसे, ये काल के अनुसार आते हैं। लकार पुरुष और वचन के कारण अलग अलग होते हैं। ये काल लकार पुरुष और वचन के अनुसार होते हैं। फिर संस्कृत में सभी धातुओं को 10 विभागों में, मैंने बताया आपको कि करीब 1800 धातुएं हैं, तो इनको 10 गणों में बांट दिया गया है, 10 भागों में बांट दिया गया है, और इसको हम 10 गण कहते हैं, या 10 भागों बटे हुए हैं, इनको हम 10 गण कहते हैं। करीब 1880 धातुएं हैं, तो इनको पढ़ने में आसानी हो इस दृष्टि से। तो एक प्रकार से एक जैसे गुण, एक जैसे स्वभाव रखने वाले गणों को, धातुओं को एक साथ रख दिया गया है, और इसी को यहाँ पर गण कहा जाता है, या धातु का गण कहा जाता है। जैसे भू आदि से, और गणों का नाम जो पड़ा है, तो उस गण में, गण मतलब समूह, उस समूह में आने वाले पहली धातु जो है उस धातु के आधार पर इसका नाम पड़ा हुआ है। जैसे भू आदि गण। ठीक है, तो भू धातु के साथ आने वाले, भू इसमें सबसे पहली धातु आई है, अतः इसका नाम भुआदि गण पड़ गया। ठीक है, फिर इसी तरह से अद धातु सबसे पहले आई है, तो अदादि गण एक गण का नाम पड़ गया, एक पूरे समूह का नाम। फिर जुह धातु आई है पहले, तो जुहोत्यादि गण हो गया, दिवादि गण हो गया, सु आया है स्वादि गण हो गया, तुद आया है तुदादि गण हो गया, रुध आया है रुधादि गण हो गया, तन आया है तनादि गण हो गया, क्रयादि गण हो गया, चुरादि गण हो गया। तो इस तरह से ये 10 गणों में बटे हुए हैं कुल 1880 प्रत्यय, 1880 धातुएं। और इन धातुओं में ही हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनमें ये बनती कैसे। तो ये फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, धातुएं बटी होती है, लकारों में बटी होती है, इसे हम लकार कह लें या प्रकार कह लें। ठीक है, या क्रिया के प्रकार समझ लीजिए। तो क्रिया के प्रकार जो हैं उन्हीं को हम लकार कहते हैं। तो क्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे धातु क्रिया को समय अनुसार हम विभिन्न रूपों में बांट देते हैं, जैसे कि काल। ठीक है, तो धातु को हम किन प्रकार से बांटते हैं, समय के अनुसार बांट दिया, जैसे भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, ये बांट दिया। और उनके स्वभाव, जो नेचर है सेंटेंस का,
उसके अनुसार भी उसका हम बंटवारा कर, जैसे आज्ञा दी जा रही है या सजेशन दी जा रही है कि आपको ये करना चाहिए, या भूतकाल की बात बताई जा रही है, या आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इनके स्वभाव के आधार पर भी इनमें ये इनके प्रकार बने हुए, प्रकार मतलब टाइप, इनके टाइप बने हुए हैं इनके समय और स्वभाव के अनुसार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? इनका ध्यान रखना, ये 10 प्रकार के लकार होते हैं जो हमने यहाँ पर 10 प्रकार के लकार होते हैं जो हमें 10 स्थितियों को याद दिलाते हैं। तो अब ये 10 अभी आपके लेवल पर, अगर आप शुरुआती स्तर पर हैं, आप मास्टर्स में नहीं हैं, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो और 10 अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे भूतकाल के लिए 3 प्रत्यय, यहाँ पर 3 प्रकार के लकार आए हुए हैं। ठीक है, तो और इसी तरह से भूतकाल के लिए 2 आए हुए हैं, और भविष्य काल के लिए भूतकाल के लिए 3 प्रकार के लकार आए हुए हैं, और भविष्य काल के लिए 2 प्रकार के लकार आए हुए हैं। तो इस तरह के कुछ एक लकार हैं जो अभी सामान्य रूप से जब हम शुरुआत करते हैं तब वो जानना पढ़ना कठिन होगा, लेकिन आप फिर भी अगर पढ़ लेते हैं, जानते हैं, अगर आप इनमें से कुछ रुचि रखते हैं, तो उनके लिए 10 भी जानना जरूरी है, अच्छा है। ठीक है, जानना चाहिए। किंतु यहाँ पर अभी हम केवल 5 को ही पढ़ते हैं, क्योंकि सामान्यतः यहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो सभी 10वीं 12वीं, या आप अगर सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, आप सीटेट पेपर 1 या 2 आपका लैंग्वेज है संस्कृत, तो उसके लिए पढ़ रहे हैं, या आप टीजीटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आपको केवल 5 ही लकारों की आवश्यकता है। फिर भी एक बार मैं इनका वर्णन कर देता हूँ कि कौन कौन से। तो लट लकार जो है, ये वर्तमान काल को बताने के लिए, कि वर्तमान काल, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, तो इस स्थिति में जा रहा है या जाता है, तो इस स्थिति में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद है लिट लकार। तो लिट लकार परोक्ष भूत होता है। परोक्ष भूत यानी जो हमारी आंख के सामने नहीं हुआ, ऐसा भूतकाल का कोई कार्य होगा, तो वहां पर हम परोक्ष, वहां पर लिट लकार का प्रयोग करेंगे। फिर एक आता है लुट लकार। तो लुट लकार होता है अनद्यतन भविष्य, अर्थात ऐसा भविष्य काल जो आज नहीं है, आज के बाद, यानी कल से, वो जो कल हो सकता है या परसों हो सकता है, कल के आज नहीं होगा, यानी निकट, एकदम निकट भविष्य में नहीं है, कल 1-2 दिन बाद के भविष्य से शुरू होता है, तो उस भविष्य को हम अनद्यतन भविष्य कहेंगे। और लुट लकार का भविष्य 3 प्रकार के होंगे, तो इसमें एक लुट है जो इस प्रकार का होगा, और एक लिट लकार होता है जो सामान्य भविष्य, यानी कि आज के बाद कुछ भी होगा तो उसको हम, उसके लिए सामान्य भविष्य का प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, दोनों बाद में जाके मिक्स हो गए और एक जैसा अर्थ रखने लग गए, तो लोगों, कोई सा भी किसी के स्थान पर भी प्रयोग करने लग गए हमारे विद्वानों ने, तो इसलिए दोनों ही सब मान्य हो गया है। ठीक है, तो लट वर्तमान हो गया, लिट हो गया, इसमें परोक्ष भूत हो गया। अब लेट लकार, ये एक ऐसा प्रत्यय, ये वेदों में प्रयोग किया जाता था, और वैदिक समय के बाद इसका प्रयोग लौकिक संस्कृत में नहीं किया जाता है। फिर एक लोट लकार होता है, ये आज्ञा के अर्थ में होता है। ठीक है, ये आज्ञा के अर्थ में होता है। जैसे हमें किसी को कहना है आप जाइए, तो हम बोलेंगे गच्छ, या वो जाता है, वो जाए, तो सह गच्छतु, ऐसा बोलेंगे। फिर है लंग लकार। ठीक है, और लिंग, लुंग और लिंग लकार है। ठीक है, तो इसमें हम लुंग लकार की बात करते हैं, ये है सामान्य भूत। ठीक है, भूतकाल में जो भी हो गया, तो सामान्य भूत के रूप में हम यहाँ पर लुंग लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लुंग लकार के बाद फिर हम, एक और होता है
अनद्यतन भूत होता है वो ये लंग लकार, ठीक है। जो आज नहीं हुआ है लेकिन आज के पहले हो चुका है, यानी कल या कल से पहले संपन्न हो चुका है, उस कार्य को हम लंग लकार में अनद्यतन भूत में करेंगे। और लिट लकार जो भूत है, ये लिट लकार जो सब हमने दूसरे नंबर पढ़ा था, ये भी भूतकाल का है। भूतकाल वाले मैं कर देता हूं ब्लू कलर में, वॉयलेट कलर कर देता हूं, लिट लकार, और ये है लंग लकार, लंग लकार और लुंग लकार, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के भूतकाल के लिए लकार आते हैं, तीन प्रकार के इनके रूप होते हैं। तो सामान्यतः अब ये बाकी दोनों का प्रयोग भी कवि अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, और प्रायः अधिकांश प्रयोग लंग लकार का मिलने लग गया है। फिर इसके बाद बच्चों इसमें हमारे कुछ बाकी रह गए। एक लिंग लकार, लिंग लकार अर्थात हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये बताता हुआ लिंग लकार, इसको हम विधिलिंग लकार भी कहते हैं। तो ये हो गया विधिलिंग लकार। और तो इसमें से सारे ही हो गए, मेरे ख्याल से शायद लिंग लकार नहीं था। तो क्रियाधिपत्ति, जहां पर क्रिया रोक दी गई कि क्रिया नहीं होगी ऐसा बताना है, तो वहां पर हम लिंग लकार के शब्द का प्रयोग करेंगे, जहां पर हमें बताना है कि ये क्रिया नहीं होगी या नहीं हुई है, ठीक है। और ये लोट लकार है, ये आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और लट लकार वर्तमान काल के रूप में किया जाता है। लेट वैदिक में होता था, अब नहीं होता है। तो अब यहाँ पर जो ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, और सामान्यतः बोलचाल की भाषा में भी जिनका प्रयोग किया जाता है, तो हम इन पांच को पढ़ेंगे, लट, लिट, लंग, लोट और विधिलिंग। तो लट लकार क्या है, वर्तमान काल का हो गया है, ठीक है। तो हम वर्तमान काल जो है पढ़ेंगे केवल लट लकार। और फिर लिट लकार जो है ये सामान्य भविष्य है, हम इसको पढ़ेंगे। लंग लकार ये सामान्य भूत है, हम इसको पढ़ेंगे। और लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है, और विधिलिंग लकार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है मित्रों। तो आशा करूंगा, मैं आप सबको सजेशन देना चाहूंगा कि आप जो भी महत्वपूर्ण धातुएं हैं, अधिकांश धातुओं को आप इन पांचों लकारों में अवश्य याद कर लें, और कम से कम दो तीन धातुएं जो हैं वो दसों लकारों में याद कर लीजिए। आप कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक, जैसे मैंने कहा, रखिए, उस रेफरेंस बुक में सारे ही होंगे, और उनको जरूर करिए, ठीक है। अब एक बार इनको हम सभी लकारों को डिटेल में थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। लट लकार जो है वर्तमान काल का होता है, ठीक है। जैसे पढ़ रहा है, कोई पढ़ता है या पढ़ रहा है, तो पठती लिखती वो सब होते हैं। लंग लकार भूतकाल जैसे होता है, अपठत या लिखत, वो पढ़ चुका है या लिख चुका है। लिट लकार भविष्य काल का होता है, यह वह पढ़ेगा, तो हम बोलते हैं पठिष्यति, लिखेगा लिखिष्यति। और लोट लकार आज्ञार्थक होता है, ठीक है, जैसे पढ़ो, पठतु। अगर हम ये प्रथम पुरुष के लिए बोलेंगे तो पठतु, और मध्यम पुरुष यानी हम सीधे किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि आप ये काम करिए, तो उसके लिए पठ आएगा, मध्यम पुरुष का शब्द आएगा। फिर है विधिलिंग, विधि आदि, ठीक है, या हमें क्या करना चाहिए, ऐसा करिए वैसा करिए, तो आमंत्रण निमंत्रण आदि की क्रियाओं में ये विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको ये करना चाहिए, होना चाहिए भवेत, करना चाहिए कुर्यात, पढ़ना चाहिए पठेत, देना चाहिए, इस तरह की चीजें आती हैं। अब फिर इसके बाद मित्रों, धातुएं जो है वो तीन प्रकार से बटी होती हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी होती हैं, कर्म के आधार पर। कर्म क्या होता है ये जानना जरूरी है। जब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, क्रिया करने में, क्रिया के साथ कर्ता जिस चीज को सबसे ज्यादा अभीष्ट होता है, क्रिया का जो उद्देश्य रहता है उसका, ठीक है, या कर्ता घटना को संपादित करने में कर्ता को जो सबसे अभीष्ट होता है, सबसे प्रिय होता है, सबसे ज्यादा जो कर्ता जिसको चाहता है, उसको कर्म कहा जाता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो बालक पुस्तक को चाहता है,
पुस्तक यहाँ पर बालक की क्रिया का आधार है, तो पुस्तक कर्म हो गई। और जैसे बालक भोजन कर रहा है, तो भोजन क्या है, उसके लिए सबसे अभीष्ट है भोजन है, तो भोजन खा रहा है, भोजन सबसे अभीष्ट है, तो भोजन कर्म हो गया। इस तरह से कर्म होता है, उसको हम कर्मक, उसको सकर्मक धातुएं कहेंगे। ठीक है, जो कुछ ऐसी धातु होती है जो कर्म की अपेक्षा करती हैं, जैसे पठती, हमने कह दिया सह पठती, वह पढ़ता है, तो वो क्या पढ़ता है कुछ पता नहीं चला, तो वो पता चलने के लिए उसमें कर्म हम लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, सह पुस्तकम पठती, तो यहाँ पर कर्म की अपेक्षा है। ठीक है, अगर कर्म बताया जाए तो पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे सह पुस्तकम पठति, सह गृहम गच्छति, वो घर जा रहा है, तो यहाँ पर कर्म पता चल गया तो ज्यादा क्लियर हो गया कि कौन कहाँ क्या जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली में, संदेश जो है वो पूरा तब होता है। फिर एक और प्रकार की धातु होती है अकर्मक धातुएं होती हैं। अकर्मक धातु क्या होती है, वे धातुएं जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। जैसे हम जैसे कोई नृत्यति, अब वो नाच रहा है, तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में ही पूरा हो गया, इसलिए इसको अकर्मक धातुएं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्म की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, वो रुदती, कोई रो रहा है, हम उसे बोलेंगे रोदिति, वो रो रहा है, तो उसके लिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रो रहा है हम सीधे ही बोलते हैं, क्रिया ही बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये रुद्ध धातु भी, जिससे रोदिति शब्द बना, ये भी अकर्मक धातु हो गई। ठीक है, फिर और भी इस तरह के, जैसे शी एक धातु है, शयति, ठीक है, तो सोता है, तो ये भी अकर्मक धातु ही हो गई। फिर इसके अलावा एक और प्रकार है कि द्विकर्मक धातु होती है, जिसमें दो कर्म लगे होते हैं। तो जैसे कि गाम दोग्धी पया, या वह गाय से दूध दुहता है, ऐसा कह दिया, तो गाय को दूध दुहता है। अब वो दूध दुह रहा है, तो दूध तो पहला कर्म है, प्रधान कर्म है, जिसके लिए वो कार्य कर रहा है, सबसे अभीष्ट है वो दूध है, लेकिन गाय को भी तो दुह रहा है, तो गाय में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी, और इसमें दो कर्म हो गए, वह गौण कर्म हो गया गाय, मुख्य कर्म दूध हो गया, और इस तरह से यहाँ पर दो कर्म आ गए। और जो जहां पर दो कर्म आएंगे, ऐसी धातुएं हैं जो जहां पर जो दो कर्म की अपेक्षा करती हैं। ठीक है, ऐसी 16 धातुएं होती हैं, और इसको हम जब कारक पढ़ेंगे तो उसमें कर्म कारक पढ़ते समय इसको डिटेल में पढ़ेंगे। 16 धातुएं होती हैं, दुह, याच, पच, दंड, प्रच्छी, चिब्रू, सास, जी, मत, मुसाम, स्या, न, फ्री, क्रिस, वहां, ऐसा करके 16 धातुएं होती हैं। इनको हम पढ़ेंगे बाद में अलग से। तो कर्म के आधार पर धातुओं का बंटवारा किया जाए, पहले तो धातुओं का बंटवारा किया गया, तो कैसे, इनके स्वभाव, इनके परिवर्तन के हिसाब से इनको धातुओं को हमने 10 गणों में बांट दिया। फिर 10 गणों में बटी हुई अलग अलग धातुएं क्या हैं, अपने स्वभाव, अपने वाक्य के स्वभाव, क्रिया के स्वभाव और काल के हिसाब से, समय के अनुसार वो 10 गणों में बट गई। फिर कर्म के आधार पर ये 3 प्रकार से बट गई, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक हो गई। ठीक है, और इसके बाद ये कर्म में बंटने के बाद फिर ये 2 प्रकार से, ये 3 प्रकार से एक और प्रकार है इनका बंटने का, कि ये किस प्रकार का अर्थ बना रही है, अर्थ के आधार पर इनका बंटवारा हुआ है। तो उसमें आती है परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, इस प्रकार से 3 प्रकार के ये इनका बंटवारा हुआ है। परस्मैपदी किसे कहते हैं, वैसी क्रियाएं जिसका फल दूसरे को मिलता है, उसको हम या फल दूसरे को दिख रहा होता है, फल दूसरे को जाता हुआ दिखता है, तो ऐसे को हम परस्मैपदी वाली धातुएं बोलते हैं। और जैसे कि पठ है, ठीक है, सह पठति, वह पढ़ रहा है, तो पठति में पठ का जो फल है वो दूसरे को मिल रहा है, इसलिए इसको पठति, सह लिखति, सह गच्छति, यह आ गया, तो इसको परस्मैपदी की धातु कहते हैं। पठति, लिखति, चलति, गच्छति और इत्यादि।
इसके अलावा है आत्मनेपदी। वह पद जिसमें क्रिया का फल स्वयं को मिलता है उसको आत्मनेपद धातु कहा जाता है। जैसे सेवते, सेव है तो सेवेत, ठीक है, लब, लभते, और ठीक है, मुद, मोदते, याच मतलब मांगना, याचते। तो ये जो पद आए हैं ये आत्मनेपद में इनके रूप चलते हैं, इनका फल स्वयं को प्राप्त होता हुआ दिखता है इसलिए। फिर कुछ ऐसी धातुएं भी होती हैं जो दोनों ही पदों में चलती हैं, आत्मनेपद में भी इनका प्रयोग होता है और परस्मई पद में भी इनका प्रयोग होता है, ऐसी कुछ धातुएं होती हैं। तो जैसे क्री एक धातु है, ग्रह एक धातु है, ज्य आदि। ठीक है, इनकी भी चर्चा हम करेंगे आगे। फिर लकार के अनुसार परस्मय पद आत्मनेपद धातु को रूप के रचना के संस्कृत में कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, उन्हें तिंग प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय पुरुष और वचन के अनुसार, अब ये जब बन जाते हैं प्रत्यय किस आधार पे, तिंग प्रत्यय किस आधार पे बने हुए, तो इसमें पुरुष और वचन के अनुसार इनका बंटवारा हो रखा है। तो पुरुष कितने होते हैं और वचन कितने होते हैं, इस पर हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है ज्यादा डिटेल में समझने के लिए कि पुरुष वचन लिंग, ठीक है, ये समझने के लिए। फिर भी यहां पर मैं जरा सा बता दूं तो ये पुरुष और वचन के अनुसार बटे हुए होते हैं क्रिया के लिए तिंग प्रत्यय, क्योंकि पुरुष और वचन के अनुसार वाक्यों क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं। तो तीन वचन लिखे जाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, जिसमें एक का वाचक एक वचन, द्वि का वाचक द्विवचन, बहुत सारे दो से अधिक का वाचक बहुवचन होता है। अब हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष अर्थात पर्सन, तो पर्सन भी तीन होते हैं। कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस तरह से तीन पुरुष आ जाते हैं और तीन वचन आ जाते हैं। हम आगे इनकी चर्चा करते हैं। तो बच्चों, तो जो तिंगंत प्रत्यय है इनकी हम इनको देख लेते हैं क्या है पहले। और वचन पुरुष आपको पता चल गया, पुरुष क्या होता है, वचन में रहता है जो एक के लिए प्रयोग किया है वो एक वचन है, दो के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे दो पुस्तकें, पुस्तकें बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, गेंद एक वचन है, गेंदें बहुत सारे वचन हो गई। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वचन होती हैं। और पुरुष क्या होता है, वाक्य में जो क्रिया होती है उसको जब करने वाला व्यक्ति अपने, जब कोई वाक्य किसी जब वाक्य में क्रिया कोई अन्य व्यक्ति कर रहा होता है तब हम उस अन्य व्यक्ति को हम प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है, अन्य अर्थात प्रथम, जैसे थर्ड पर्सन इंग्लिश में कहते हैं उसी को संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे राम जाता है तो राम अन्य है अर्थात ये प्रथम पुरुष का शब्द है। ठीक है, फिर मध्यम पुरुष क्या होता है, वाक्य का श्रोता, बोलने वाले वाचक वाचक का भाषक का, ठीक है, श्रोता जो होता है उसको मध्यम पुरुष से संबोधित किया गया है, सेकंड पर्सन के रूप में उसको गिना गया है इंग्लिश भाषा में, हिंदी में मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे मुझे सामने बैठे हुए विद्यार्थियों से कहना, विद्यार्थियों आप खड़े हो जाओ, विद्यार्थियों बैठो, विद्यार्थियों मेरी बात सुनो, अगर मैं ये कह रहा हूं तो ये मैं मध्यम पुरुष के लोगों को संबोधित कर रहा हूं। मध्यम पुरुष अर्थात वाक्य को सुनने वाला। और उत्तम पुरुष कहते हैं जब कोई अपने लिए प्रयोग करते हैं कि मैं जा रहा हूं अहम गच्छामि, मैं खा रहा हूं अहम खादामि, मैं खेल रहा हूं अहम क्रीडामि इत्यादि। तो अब चलते हैं कि इनके लटलकारों के थोड़ा सा हम इनके प्रत्यादि क्या होते हैं देख लेते हैं। तो जैसे लटकार में हम देखेंगे तो क्या इनका जो प्रत्यय है तो ती इसमें शेष बचता है, तह बनता बचता है अंति, सी थह था और मी वह मा मह, इस तरह से 9 प्रत्यय ये लटकार में आते हैं। और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं रूप, वो भी हम देखते हैं आगे। जैसे
ये बता दिए, ये प्रत्यय लगेंगे अंत में। और यहाँ पर उन्होंने हम एक उदाहरण लेते हैं भू धातु का, ठीक है, क्योंकि भुआदि गण सबसे पहला गण है और उसी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पहला गण ही सबसे बड़ा है बच्चों, टोटल 1880 धातुएं हैं, किंतु इसमें से लगभग 1035 धातुएं, अर्थात कुल के आधे से अधिक जो धातुएं हैं वो भ्वादि गण से आती हैं, ठीक है। तो अर्थात आप समझ गए होंगे कि भ्वादि गण कितना महत्वपूर्ण है। तो भू अर्थात होना। अब इसका रूप देखते हैं कैसे बनेगा। ये प्रत्यय लग रहे हैं, ती तह अंति लगेगा तो ये बन जाएगा भवती भवतः भवंती। फिर सी थह था लग जाएगा, भवसी भवतः भवथ। मी वह मह लग जाएगा तो भवामी भवावह भवामह बन जाएगा। इसी प्रकार लंग लकार में ता आता ता ताम अन, अर्थात इसमें है जैसे ये इस यहीं से देखते हैं, ठीक है। ता ताम अन अह तम त अम आ ये इसके प्रत्यय लगते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं तो अभवत अभवताम अभवन अभवाह अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम, ये इसका रूप बन जाएगा। फिर लिट लकार यानी भविष्यत काल में तो क्या है, इसमें वाक्य, इसमें जो धातु के पीछे प्रायः शति शतः स्यन्ति स्यसि स्यथः स्यथ श्यामि श्यावः श्यामः ये लगते हैं। तो जैसे रूप बन जाएगा भू में, अर्थात भू में जब ये शति शतः स्यन्ति लगेंगे तो क्या बन जाएगा, भविष्यति ही भविष्यतः भविष्यन्ति। यहाँ पे बच्चों विसर्ग होगा, एक सेकंड में लगा दूं। भविष्यति ही भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। फिर मित्रों इसके बाद जैसे अगला है लोट लकार, ठीक है, आज्ञा के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। तू ताम अंतु अ तम त आनी आव अम, ये इसके प्रत्यय हैं। और ये जैसे भू में लग जाएंगे तो क्या बन जाएगा, भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम, ये बन जाएगा। फिर हम विधिलिंग लकार का एक उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या अंतिम में शेष रहता है, जो धातु में जुड़ता है वो तो है इत इताम इहु, इहि इतम इत इयम इव इम। तो देखते हैं क्या बना, भू में लगाते हैं हम तो देख लीजिए इत इत इताम इयु मिला करके ये बन जाएगा भवेत भवेताम भवेयुः। ई का यहाँ पर बच्चों या बन जाता है, ठीक है, ए बन जाता है। भवेह भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। अब यहाँ पे थोड़ा पुरुषों की चर्चा की है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अनुसार क्रियाओं अर्थात धातुओं को 3 प्रकार के पुरुषों में विभाजित किया जाता है और इसी प्रकार 3 वचनों में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये पुरुष क्या होते हैं आपको अभी हमने चर्चा कर ही लिया है। तो इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हमने ये तो पढ़ ही लिए 3 घंटे, एक सेकंड। पापा चमचा लगाओ। तो मित्रों इसके बाद हम देखते हैं इनका इन धातुओं को आत्मनेपदी का भी हम रूप देख लेते हैं। तो जैसे है ते इते अंते से इथे ध्वे ए वहे महे, ठीक है, ये प्रत्यय आ गए। तो ये लट लकार में जब अपने लिए अर्थात आत्मनेपदी में जब प्रयोग किए जाएंगे तो कैसे बनेंगे, तो ये बनेगा सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे
सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। फिर लंग लकार में किस प्रकार बनेंगे? त इताम अंत, था इथाम ध्वम, ई वही मही। ये प्रत्यय जब लगेंगे तो बन जाएगा असेवत, असेवताम। सेव अर्थात सेवा करना। सेव धातु में ये प्रत्यय लग रहे हैं जो यहाँ पर पढ़े जा रहे हैं। एक जगह प्रत्यय लगे हैं, नीचे इनके रूप जो बने वो लगे हुए हैं। असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। फिर है लिट लकार भविष्यत काल में तो स्यते, सेते, स्यन्ते, स्यसे, सेथे, स्यध्वे, से, स्यावहे, स्यामहे। सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्यथे, सेथे, सेविष्यध्वे, और सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। लोट लकार में आता है ताम इताम अंताम स्वा इथाम ध्वम ए आवहे आमहे। तो इसमें जब सेव धातु लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सेवताम, सेविताम, सेवंताम, सेवस्सु, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहे, सेवामहे। तो ये बन जाएगा। फिर विधिलिंग लकार में अगर हम देखते हैं तो ईत, ईयताम, ईरन, इथाह, ईयाथाम, ईध्वम, ईवहि, ईमहि। ये सेव में लगेंगे ये प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? सेवेत, सेवयाताम, सेवेरन, सेवेरन, सेवेथाह, सेवेयाथाम, और सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। ये रूप बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जस्ट एक परिचय करवाया है कि इस प्रकार से ये धातु रूप होते हैं। और यहाँ छोटी कक्षा में, यहाँ पर मतलब थोड़ी सी समय की कक्षा में केवल परिचय ही कराया जाता है। इसके अलावा मैं आपको और भी कई धातुएं कुछ बताता हूँ, सेशन दूंगा कि आप इनको अवश्य याद कर लीजिए। उसके बाद ही आप संस्कृत में समझिए कि मतलब आपकी पढ़ाई सही से चल रही है। तो जैसे आदर्श तो स्थिति ये है कि आप जो भी कोई भी एक रेफरेंस बुक लीजिए। लुसेंट की भी आती है, जैसे मेरे पास है, मैं चलिए लुसेंट की भी इतनी मोटी पतली ही बुक आती है, तो वो ले सकते हैं रेफरेंस के रूप में। या कोई भी बुक आपके आसपास किसी भी बुक स्टोर पर जो मिले तो ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे शब्द रूप, बहुत सारे धातु रूप दिए होते हैं। प्राय जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वही दिए रहते हैं, तो उनको हमें एक बार अवश्य याद कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे भू धातु का अवश्य याद कर लेना चाहिए। क्रीड धातु अर्थात खेलना, इसको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं जो भी महत्वपूर्ण धातुएं हैं मैं उनका सब मेरे पास एक अभी पुस्तक है, मैं इस पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। ये पुस्तक बहुत पुरानी है, अगर आप इसको भी रेफरेंस बुक में ले सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, डॉक्टर प्रीति प्रभा गोयल की है, संस्कृत व्याकरणम। ठीक है, तो इसको भी ले सकते हैं। तो इनके मैं लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप पढ़ दिया करूंगा आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। जैसे भू धातु एक परस्मैपदी की धातु है। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः। इस तरह से इसका वर्तमान काल में रूप चलता है। तो बाकियों से आप स्वयं से अनुमान लगा लेंगे। फिर इसी तरह से क्रीड धातु होती है। क्रीड अर्थात खेलना। तो खेलने में खेलने वाली धातु में क्या प्रयोग होगा? क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती। एक बार खेलता है क्रीडति, दो खेलते हैं क्रीडतः, और बहुत सारे खेलते हैं क्रीडंती। और क्रीडसी, तुम खेलते हो। क्रीडथः, तुम दोनों खेलते हो। क्रीडथ, तुम सब खेलते हो। क्रीडामी, मैं खेलता हूँ। क्रीडावः, हम दोनों खेलते हैं। और क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। ये रूप यहाँ पर बनेगा। बाकी इसी के आधार पर आप ये सभी 10 लकारों में या 5 लकार में तो अवश्य करिए। 10 मिस कर लें तो वो भी काम आने वाली चीज है, अवश्य काम आती है। फिर कंप एक धातु है, कांपना के रूप में प्रयोग होते हैं, और यह आत्मनेपदी की धातु है। तो इसमें कंपते, कंपेते, कंपन्ते, कंपसे, कंपेथे, कंपध्वे, कंपे, कंपावहे, कंपामहे।
यह इसका रूप बनता है। जैसे कंपते कंपेते कंपनते, वह कांपता है, सह कंपते सह कंपेते, और वे दोनों कांपते हैं, तौ कंपेते, वे सब कांपते हैं, तो या सर्वे कंपनते, और त्वम कंप से, तुम कांप रहे हो, त्वम कंप से मध्यम पुरुष के लिए, और तुम दोनों कांप रहे हो तो युवाम कंपे थे, और तुम सब कांप रहे हो तो यूयम कंपध्वे। फिर अहम अपने लिए बोलेंगे तो अहम कंपे कंपावहे, मैं दो हूं तो हम आवाम कंपावहे, और हम सब हैं तो हम सब कंपामहे, ये करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद गम धातु है, गच्छति गच्छतः गच्छन, ये परस्मैपदी की धातु है। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अर्थ आप समझ गए होंगे। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति अर्थात जाता है, जाए, वह दोनों जाते हैं, वह सब जाते हैं। गच्छसि गच्छतः गच्छत अर्थात तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो। फिर गच्छामि गच्छावः गच्छामः, मैं जाता हूं, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं। तो ये गम धातु भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जी एक धातु है जिसका अर्थ है जीतना। ठीक है, जयति जयतः जयंती, जयसि जयथः जयथ, जयामि जयाव जयाम। फिर एक धातु है दृश्य, जिसका अर्थ होता है देखना। तो पश्यति, इसका पश्यति से बनेगा, इसका मैं समझा दूंगा कैसे बनेगा, याद रख लीजिए फिलहाल। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। आशा करता हूँ अर्थ आप समझ रहे। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, वह देखता है, वह दोनों देखते हैं, और वह सब देखते हैं। और पश्यसि पश्यतः पश्यत, तुम देखते हो, तुम दोनों देखते हो, तुम सब देखते हो। और पश्यामि पश्यावः पश्यामः, मैं देखता हूं, हम दोनों देखते हैं, तो हम सब देखते हैं। तीसरे नी मतलब होता है ले जाना, लेकर के जाने को बोलते हैं नी, नयति। ठीक है, इसका रूप चलता है नयति नयतः नयन्ति, नयसि नयथः नयथ, नयामि नयाव नयाम। बच्चों एक एप्लीकेशन है पाणिनि एकेडमी नाम से ही, उस एप्लीकेशन पर मैं जो ये आप पीपीटी देख रहे हैं, इस पीपीटी को उस पर अपलोड कर दूंगा। तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं, 1 सेकंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। तो आप या गूगल प्ले पर आप, प्ले स्टोर पर आप सर्च भी कर सकते हैं, पाणिनि एकेडमी नाम से एक ही चैनल है। तो वो मेरा ही एक ही एप्लीकेशन है, वो आप उसको पाणिनि आईएएस एकेडमी नहीं बल्कि पाणिनि एकेडमी ओनली लिखा हुआ है, ब्लू कलर का लोगो है। तो आप उसको उस पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये सारे मटेरियल मिल जाएंगे, शब्द रूप धातु रूप, वहां से भी आप देख सकते हैं। वहां प्रिंटिंग फॉर्म में भी रखेंगे, आप उसे देख चाहें तो प्रिंट भी कर सकेंगे, और पीपीटी भी वहां पर सुरक्षित आपको मिल जाएगी। फिर बच्चों इस तरह से, जैसे नी एक धातु है ले जाना, ये आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों पदों में चलती है, उभयपदी धातु है। ठीक है, परस्मैपदी में कैसे चलती है, नयति नयतः नयति नयतः नयन्ति, नयसि नयथा नयथ। और यही अब जब आत्मनेपदी में जाएगी तो बन जाएगा नयते नयते नयेते नयन्ते, नयसे नयेथे नयध्वे, नये नयावहे नयामहे, इस प्रकार से ये बनेगा। फिर पठ धातु है, ये परस्मैपदी की धातु है। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावः पठामः, इस तरह से बनेगी। फिर इसके बाद हम एक पा धातु होती है, पा अर्थात पीना, पिब धातु, पा अर्थात पीना। तो जैसे पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबथ, पिबामि पिबावः पिबामः, ऐसे करके बनती है। मुद अर्थात प्रसन्न होना, तो इसका यह आत्मनेपदी की धातु है। मोदते मोदेते मुदन्ते, सॉरी मोदन्ते
मोद से मोद थे, मोदध्वे, मोदे, मोदावहे, मोदामहे। ठीक है, इस तरह से इसका मैं केवल लट लकार का ही पढ़ रहा हूँ, बाकी आप शेष स्वयं करें, क्योंकि सुन करके तो आप याद होगा नहीं, तो वो अधिक लाभकारी भी होगा नहीं, आप स्वयं पढ़ेंगे तो याद भी होगा आपको। फिर लब, प्राप्त करना, पाना, ठीक है, लाभान्वित होना, इसके लिए ये आत्मनेपदी की धातु है, केवल आत्मनेपद में होती है। तो इसका रूप कैसे चलते हैं? लभते, लभेते, लभन्ते, लब से, लभे थे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। बच्चों एक धातु रूप याद करें तो अब अधिकांश उसी के समान चलते जाते हैं, इसलिए हमें अवश्य करना चाहिए। वृत्त अर्थात होता है होना, ठीक है, तो इसका अगर हम शब्द रूप देखते हैं, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, ये आत्मनेपदी की धातु है बच्चों। वर्त से वर्त से वर्ते थे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। फिर इसके बाद बच्चों जैसे श्रु एक धातु है, सुनना, इसका अर्थ है, इसके परस्मैपदी में धातु परस्मैपदी में चलते हैं, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोसि, शृणुतः, शृणुथ, शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः, ऐसे इसका रूप चलेगा। फिर स्था एक धातु है जिसका अर्थ होता है ठहरना, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः, इसका अर्थ है ठहरना। फिर सेवते एक शब्द है जिसका अभी हमने ऊपर उदाहरण पढ़ ही लिया है, इसको नहीं पढ़ते हैं। तो ये भुआदि गण की जो महत्वपूर्ण धातुएं थी, जो हमने 10 गणों में बांटा हुआ है, तो भू आदि गणों से संबंधित जो है, भुआदि गण से संबंधित जो धातुएं हैं उनको हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा अभी 9 गण बाकी हैं और लगभग उनमें भी बहुत सारी जो है महत्वपूर्ण धातुएं हैं, तो अब उन सबको पढ़ना नहीं ज्यादा ठीक है, लेकिन मैं कुछ धातुएं और उनसे केवल एक शब्द प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन का शब्द बोलूं। बाकी अगर आपने कर लिया है, अगर आप समझ चुके हैं जो अब तक पढ़ाया जा रहा है आपको, तो अगर केवल एक धातु एक शब्द बता दिया जाएगा तो उस शब्द से आप बाकी सभी शब्दों का निर्माण स्वयं कर लेंगे। तो मैं कुछ धातुएं आपको अवश्य बता देता हूँ, कुछ क्रियाएं अलग से बता देता हूँ, और इनको मैं एक अलग से वीडियो में भी बताऊंगा। तो फिलहाल आपको अभी इस वीडियो में भी बता देता हूँ, आप इनको अवश्य ध्यान से सुनिए, सुन करके आपको हो सकता है कई कुछ याद हो जाएंगे। तो इतनी क्रियाएं कम से कम आपको पता चल जाएंगी, तो ये काफी काम की चीजें हैं। तो ये भी गण के अनुसार है, गणानुसार पहले भुआदि गण है, फिर अदादि गण है, उस तरह गण के अनुसार ही हम इसको भी पढ़ रहे हैं। जैसे अंच एक धातु है, अंच, ठीक है, इसका अर्थ है पूजा करना, ठीक है, इसका जो रूप चलेगा जैसे अंचति, प्रथम पुरुष एक वचन जो होगा वो अंचति बनेगा, वह अंचति, वह पूजा करता है, सह अंचति। अट एक धातु है जिसका अर्थ होता है हमेशा घूमना, तो सह अटति, वह हमेशा घूमता है। अर्च एक धातु है जिसका अर्थ है पूजा करना, वह पूजा करता है, सह अर्चति। फिर एक धातु है अर्ह, मतलब योग्य होना, सह अर्हति, वह योग्य है। ईक्ष एक धातु है जिसका अर्थ है देखना, तो ईक्ष, तो शह ईक्षते, वह देखता है। फिर ईर्ष्य एक धातु है जिसका अर्थ है ईर्ष्या करना, जलना, तो ईर्ष्यति, प्रथम पुरुष एक वचन का। एध मतलब बढ़ना, मैं अर्थ बताता हूँ, आप इनके शब्द रूप जो है, इनके रूप जो है वो एक वचन भी आप स्वयं से एक बार अवश्य पढ़िएगा। एध से एधते अर्थात बढ़ना, कंप से कांपना, कंपते रूप बना, कांक्ष से चाहना और इसका अर्थ है और कांक्षति रूप बना, कूज से कूजन करना, कूजति रूप बना, जो चिड़िया कूजन करती है, आवाज करती है, उसको कूजन करना कहते हैं। कृष अर्थात जोतना, तो करसती रूप बनता है। क्रंद रोना, क्रंदती रूप बनता है।
क्षम अर्थात क्षमा करना और क्षमते रूप बनता है खाद अर्थात खाना और खादति रूप बनता है गद अर्थात कहना और गदति कहता है, यह रूप बना गर्ह निंदा करना, गर्हति यह रूप बनता है गुंज गूंजना यह और गुंजति यह रूप बनता है, अर्थ है गूंजना। और गई मतलब गाना, ग पर ऐ की मात्रा गई, गई मतलब गाना, गायन करना, गायन करना और गायति इसका प्रथम पुरुष एकवचन का रूप बनेगा। फिर इसके बाद बच्चों जो है चर चलना होता है, चरति रूप बनता है। जल्प जलपति, जलपति अर्थात बात करता है। ज्वल जल ज्वलति जलता है, ये जलन करता है। त्रि तैरना को त्रि कहते हैं, त्रि से तैरना बना है, तरति बना है, तैरना इसका अर्थ है। और बचाना के अर्थ में त्रय शब्द से त्राही बनता है, त्रायते। फिर शीघ्रता करने के लिए त्वर शब्द, त्वर धातु से त्वरते शब्द बना हुआ है। देना के अर्थ में दा धातु से, द दा पर बड़े आ की मात्रा, दा धातु से यच्छति शब्द बना हुआ है। ध्येय से सोचना, ध्यायति। ध्वंस अर्थात नष्ट होना, ये बना हुआ है ध्वंस धातु से। नद धातु से आवाज करना, नदति शब्द बना हुआ है। नम से नमति बना है, निंद से निंदति बना है। पच से पचति अर्थात खाना पकाना बना है। पत से पतति अर्थात गिरना। बाध अर्थात पीड़ा देना, बाधते पीड़ा देना, ये बना हुआ है। भिक्ष भिक्षा करना, याचना करना, मांगना। भ्रम मतलब घूमना, भ्रमति शब्द बना है। मुच्छ मतलब बेहोश हो जाना, मूर्छति शब्द बना है। यत मतलब यत्न करना, यतते शब्द बना हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो रक्ष अर्थात रक्षा करना, रक्षति शब्द बना है। रुच अर्थात अच्छा लगना, रोचते शब्द बना है। लिख अर्थात लिखना, लिखति शब्द बना है। वद अर्थात वदति बोलना, अर्थात ये वद अर्थात बोलना, और इसके लिए शब्द आया हुआ है वदति। वंद वंदते शब्द। वस वसति, वह वहति, ये उभयपदी है इसलिए वहते भी शब्द इसमें आएगा। वांछ मतलब चाहना, वांछति शब्द है। वृद्ध मतलब बढ़ना, वर्धते शब्द है। वेप मतलब कांपना, वेपते शब्द है। और व्यथ मतलब व्यथित होना, व्यथते शब्द है। शंक मतलब शंका करना, संकते शब्द है। सुच शोक करना, सोचती शब्द है। श्लाघ प्रशंसा करना, श्लाघते शब्द है। तो बच्चों एक बार इनको अवश्य पढ़िएगा। आगे और भी गणों की कुछ धातुएं हैं, उनको भी हम ज्यादा करेंगे तो समय वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। बस यही है कि इस तरह से होती हैं धातुएं। 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, इनमें बटे हुए होते हैं, और ये तिंग प्रत्यय लग करके धातुओं से लगाए जाते हैं, तिंग प्रत्यय, और उसके बाद ये अपना एक अर्थ बताते हैं। और वाक्य में जो क्रिया होती है वो यहीं से बनकर आती है, धातु रूपों से ही बनकर आती है। तो बच्चों वाक्य में अगर आपने शब्द रूप सारे पढ़ लिए हैं, धातु रूप सारे पढ़ लिए हैं, तो लगभग 99-98% शब्द ऐसे होंगे वाक्य में आए हुए जिनका अर्थ आप अवश्य जानते हैं। ठीक है, तो जिनको आप कम से कम देखते ही पहचान तो सकेंगे। तो इसलिए इन धातुओं को और इन शब्द रूपों को, इन धातु रूपों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए अभी हम आज की कक्षा को विराम देते हैं, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया, और इससे जुड़े हुए प्रश्न या इसमें कुछ और चीजें ऐड की जा सकती हैं तो आप अवश्य कमेंट में हमें बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।